उतना ही तीव्र होता है। गोलेंद्र के आक्रोश को हम लोगों ने देखा है, छात्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में, और गांव में रहने वाले एक रहवासी के रूप में। और ऐसे बहुत से छात्र हैं जो दूर दराज से आते हैं, जिनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन जिनके पास ईश्वर ने प्रभूत प्रतिभा दी है। ऐसे में कई बार कवि या लेखक को यह आभास होने लगता है कि समाज उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। गोलेंद्र में वह लक्षण भी दिखाई देता है। मैंने कई बार गोलेंद्र से संकेतों में कहा कि थोड़ा सा नियंत्रित रखना चाहिए, नए लोगों को बहुत कम स्पेस मिलता है, तुम्हें बहुत अधिक स्पेस मिल रहा है, कोई एहसान नहीं है, प्रतिभा के दायरे में मिल रहा है। हिंदी जगत ने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, प्रतिभा के दायरे में तुमको सम्मानित किया जा रहा है। तुम सुदूर भविष्य के एक बड़े संभावनाशील कवि हो। यह इस नाते मैं कह रहा हूँ कि कच्चापन जो दिखता है, जैसा कमलेश जी ने कहा, वो स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कई जगह, जैसे कि कई बार लड़कपन को दिखाता हुआ ये खुद के बारे में कुछ विशेषण का इस्तेमाल करता है, तो मैं रोकता हूँ कि नहीं, क्योंकि यह लोग नहीं समझेंगे कि तुम यमए के छात्र हो, और लोगों को लगेगा कि क्योंकि आपके पास जो जिम्मेदारियां हैं, कवि की जिम्मेदारियां, अब आप एक जिम्मेदार कवि के दायरे में आ चुके हैं, उस जोन में आ चुके हैं जहां पर आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और कई बार तो कई वरिष्ठ लोगों की प्रतिस्पर्धा के आप अकारण कारण बने हुए हैं। तो वह सब चीज़ें हैं। इस नाते थोड़ी सी सावधानी उस संघर्ष के भीतर भी बरतनी चाहिए। और ये बात सही है कि यहाँ बैठे हुए जो लोग भी हैं वो काफ़ी ऊंचा आकाश आप दोनों कवियों को देना चाहते हैं। वो कोई बाढ़ नापने के लिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं है। लहलहाइए, खिलखिलाइए और आकाश धर्मी होइए, और जितना लिख सकिए, जितना अच्छा कर सकिए, उतना अच्छा कीजिए। और गौरव और गोलेंद्र अगर मैं साथ कहूँ तो निश्चित रूप से यह दोनों कवि, दोनों युवा कवि इस नई सदी में हिंदी कविता के गौरव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गौरव शोध छात्र हैं, गौरव की कविताएं भी हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनके ऊपर व्याख्यान हम लोगों ने भी सुना। गौरव की कविताओं में अनुशासन अधिक है और गोलेंद्र की कविताओं में आलोचना के तत्व अधिक हैं। यह बात बिल्कुल सही है। मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि गौरव के अनुशासन में आलोचना शामिल हो जाए और गोलेंद्र के आलोचना में अनुशासन शामिल हो जाए तो शायद ये हिंदी कविता के भविष्य के लिए एक महान कार्य होगा। और यह अवसर उन्हीं स्थितियों को समझने और समझाने के लिए है। मित्रों, आज भारतेंदु बाबू की 172वीं जयंती भी है। हम लोग सुबह सुबह पुलिया प्रसंग पर बैठ करके कुछ उनके बारे में चर्चा किए थे, और पुलिया प्रसंग का संदर्भ इस नाते मैं यहाँ दर्ज करना चाहता हूँ, तो उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इस नाते कि गौरव भारती का नामांकन आज हुआ है, इनरोलमेंट इनका हो गया वहाँ पर। तो वहाँ हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जिस जन्मदिन पर यह आयोजन रखा गया है, ये हम लोगों को याद भी नहीं था। ये तो सुबह जब हम लोग टहलने निकले तो अमरजीत मिल गए स्वतंत्रता भवन में, और उन्होंने कहा कि सर आज तो भारतेंदु बाबू की जयंती भी है। हम कहा हाँ, अच्छा चलो ठीक है। तो उससे बाद फिर टहलते हुए कुछ बात निकली। तो हिंदी की जातीयता और भौगोलिक
ताकि जिस तरह से भारतेंदु बाबू ने बात की है वह आज के दिन हिंदी कविता के कवियों को याद करने का दिन भी है। और उन भारतेंदु बाबू पर नागार्जुन ने 100 वर्ष जब हुआ था 1950 में, कमलेश जी एक बड़ी सुंदर कविता लिखी, वो रचनावली में है। उस कविता पर मेरा ध्यान इसके पहले गया नहीं था। वो बड़ी लंबी कविता नागार्जुन की है भारतेंदु बाबू पर। उसमें लिखा है, अपने युग की कला और संस्कृति के लोचन, अपने युग की कला और संस्कृति के लोचन फूंक गए हैं पुतले पुतले में नव जीवन। तो यह जो पंक्ति है, मैं जब सुबह उसे उलट पलट रहा था भारतेंदु पर लिखी नागार्जुन की इस कविता को, जो कि लगभग उपेक्षित है। मैं नहीं जानता कि सोशल मीडिया के इस अतिक्रांत समय में नागार्जुन की यह कविता भारतेंदु के जन्म तिथि पर कभी चर्चा में आई हो तो मुझको उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन फूंक गए हों पुतले पुतले में नवजीवन, यह जो नवजीवन की फूंक है, नवजीवन की आभा है और नवजीवन की ऊर्जा है, वह भारतेंदु बाबू से चल करके गौरव भारती और गोलेंद्र पटेल तक आई है। यह हमारे लिए अत्यंत उत्साह का विषय है। इस कारण से भी मैं इन दोनों कवियों को आप सब के सम्मुख बधाई देना चाहता हूँ। पुरस्कृत जो दोनों कवि हैं, उन कविताओं से गुजरते हुए ये मुझे भी लगता है कि भूगोल के प्रति गहरा आदर है। अपने भूगोल की संरचना से ये दोनों कवि बहुत गहरे विन्यस्त हैं और साथ ही नवजीवन के संचार की प्रभुत ऊर्जा भी इन दोनों कवियों में दिखाई देती है। ऐसा कह करके मैं एक तो संकेत कर रहा हूँ कि अपने पुरखों से आपका संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे दबाव के रूप में लीजिए कि आप पर जिम्मेदारी है कि आप जितना कविता लिखें उससे अधिक लिखी हुई कविताओं का पाठ करें या उसका अध्ययन करें, ताकि कहीं भी आपके मार्ग में कोई अवरोध न हो। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, चुकना, जड़ता, संकीर्णता उस लेखक में ही आती है जो पढ़ना लिखना बंद कर देता है और अनावश्यक के संवाद में उलझता चला जाता है। दोष खुद उसका होता है और जिम्मेदारी वह समाज के सिर पर फोड़ता है। तो ऐसे में आप लोगों को उन सब व्याधियों से, रोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही इन दोनों कवियों में मैंने संघर्ष और प्रेम के उदात्त पक्ष को देखा है। गौरव में प्रेम का तत्व अधिक है, गोलेंद्र की कविताओं में संघर्ष का पक्ष अधिक है। जैसे मैंने कहा कि दोनों के व्यक्तित्व का वह बुनियादी अंतर है। ये तुलना की बात नहीं है, असल में दोनों को एक साथ पुरस्कृत किया जा रहा है तो थोड़ा कुछ मुझे बोलना है इस कारण। जैसे गौरव की कविता का एक अंश है, ऐसे हिंसक समय में लगातार कोशिश करते हुए मैं खुद को हत्यारा होने से बचाना चाहता हूँ। यह कवि की एक बड़ी उद्घोषणा के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। एक ऐसे हत्यारे समय में जहाँ पर इतने सारे लोक परलोक के बुझते हुए आलोक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में खुद को हत्यारा होने से बचाना भी एक बड़ा सामाजिक कर्म है और यह एक तरह का कवि की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस चीज को बचाए। वह जब यह घोषणा करता है, एक कवि गौरव भारती के भीतर का कवि, तो केवल वह खुद को हत्यारा होने से नहीं बचाता, बल्कि हम सब जो समान धर्मा हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, उनके भीतर भी इस भाव का बीज वपन करता है। तो इस अर्थ में भी यह कविता गहरे संकेत छोड़ती है। गोलेंद्र की एक कविता जोंक है जिसका जिक्र अभी हुआ, और उसमें आप देखिए कि रोपनी जब करते हैं कर्षित किसान, तब रक्त चूसती है जोंक। अब यहाँ पर जोंक का संदर्भ वह आदमी ही दे सकता है जो धुर गांव में रहता है।
जो 20-25 किलोमीटर की साइकिल चलाने के बाद एक दूरी तय करता है, फिर लौट जाता है, क्योंकि उसके जीवन में छान छप्पर जोक गोह यही सब है। और ये कवि उन पूरे के पूरे अपने भौगोलिक और सामाजिक जीवन को जीते हुए उनको देख रहा है। और जैसा कि बिल्कुल सही कहा कमलेश जी ने कि जो प्रकृति का अवलोकन है, या विंध्याचल जी ने कहा गौरव की कविताओं में, तो जो प्रकृति का अवलोकन है, और आप सब जानते हैं कि प्रकृति के अवलोकन के बिना कोई कृति बन नहीं सकती। और प्रकृति को संवेदनशील नजरिए से देखना, और ऐसा जब होता है तो नदी की उफनाती हुई नदी यानी उसकी आई हुई बाढ़ भी हमारे संवेदन तंत्र का हिस्सा हो जाती है। गोलेंद्र यहाँ अवसर नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ और कमलेश जी जानते हैं, मुझे लगता है कि जो 2 दर्जन कविताएं इन्होंने गंगा, बाढ़ और पानी पर लिखा है, वो कविताएं सतराची में भी प्रकाशित हुई हैं। और उस समय ऐसा नहीं था कि बनारस की बाढ़, बनारस की गंगा बहुत सारे लोगों ने देखा। हम लोगों के नज़दीक तो लाखों लोग थे, लाखों लोगों ने देखा, लेकिन लिखा तो सिर्फ 1 या 2 लोगों ने, क्योंकि उसके पास भाषा थी, उसके पास संवेदनशीलता थी। तो इस रूप में मैं इन दोनों कवियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि नई सदी की जो हिंदी कविता है उसमें क्रियाओं की मात्रा बढ़ी है। और जब इन दोनों कवियों को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक शब्द मैं गढ़ना चाहता हूँ, क्रियोन्मुख सहभागिता के एक कवि हैं। जब मैं क्रियोन्मुख सहभागिता के कवि के रूप में बातें करता हूँ तो पूंजी के बरक्स श्रम और शोषण के बरअक्स प्रतिरोध की बात करता हूँ। पूंजी के बरअक्स श्रम और शोषण के बरअक्स प्रतिरोध की बात करता हूँ। और यही क्रियोन्मुख सहभागिता है जो कवि को अपनी कविता का माध्यम दे रही है, और उस कविता में गहरी आलोचनात्मक दृष्टि है। जैसे कि गौरव में भाषा का अनुशासन है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन गोलेंद्र में भाषा काफ़ी विस्फोट करती है, काफ़ी उच्छलित होती है। ऐसा लगता है कि भाषा बढ़िया गई है, उसमें गुस्सा, उसमें नफरत, और कई जगह आपको लगेगा कि यह एकमात्र इन्हीं का शोषण हो रहा है। वो असल में एक कवि की प्रतिनिधि आवाज़ है जो गांव के गली से निकल करके संसद के गलियारे को ललकारना चाहती है। मुझे जब यही तत्व दिखाई दिया था तो मैंने जब एक निर्णायक मंडल के रूप में मुझे इनकी संस्तुत करनी थी, तो मैंने धूमिल का उस दायरे में जिक्र किया था मैंने। और मैं अब ये चाहूँगा कि धूमिल को तब इन्होंने पढ़ा भी नहीं था। ये मैं एक शिक्षक के नाते, एक गुरु के नाते और एक वरिष्ठ लेखक के नाते पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जब मैंने धूमिल के अक्ष को थोड़ा इनके भीतर देखा था, तब इन्होंने धूमिल के बारे में जाना भी नहीं था। क्योंकि यह भी मैं एक व्यक्तिगत प्रसंग है, इस नाते बताना जरूरी है कि धूमिल को तब इन्होंने जाना जब धूमिल की रचनावली समग्र को हम लोगों ने इन्हें गिफ्ट दिया और कहा कि भाई इसे आप पढ़िए, क्योंकि जिस जीवन को ये जी रहे हैं, मैं जानता हूं धूमिल समग्र 1000 रुपए की किताब इनके बस की खरीदी है ही नहीं, और आप में से बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके बस का नहीं है, इसको हम लोग जानते हैं इस बात को। तो फिर विंध्याचल जी से मैंने कहा कि भाई आप जरा गोलेंद्र को धूमिल समग्र दे दी ताकि वो जाने और कैसे उससे अलग करना है। क्योंकि जो तेवर, और उन्हीं दिनों मैंने धूमिल समग्र पर काम किया था, व्याख्यान दिया था, तो इनकी कविताएं में पढ़ रहा था, तो वो जो तलखी थी, तेवर था, गुस्सा था, नफरत था, एकदम एक ही पैरामीटर पर दिखाई दे रहा था। और बड़ा विचित्र ये होगा, अगर उस दौर की कविताओं को याद करूं तो मैं दिल की बात बता रहा हूँ, इस पर विश्वास मत करिएगा, मुझे ये लगता था, और मुझे न कोई मतलब ऐसा कोई रिविलेशन था, मुझे ये तो शुरू की बात बता रहा हूँ, जब शुरू कविताएं, जब इनसे मेरा इंटरेक्शन था, बीए के छात्र थे, तो मुझे लगता था कि ये कहीं
धूमिल का पुनर्जन्म तो नहीं हो गया है। ये मेरे मन में होता था, क्योंकि वो पूरा जब उनका समग्र पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में, इनका समान जीवन, और काशीनाथ जी ने जो धूमिल के संस्मरण लिखे हैं वो मतलब बड़े कारुणिक हैं, बड़े आँख में आंसू आ जाते हैं जब धूमिल के उस पुराने संघर्ष को हम लोग देखते हैं, और कैसे वो अपने गांव से 26-27 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे, और कैसे कैसे नौकरियों में भटकते थे। बहरहाल, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आधुनिक पूंजी ने तमाम श्रमिकों और शिल्पकारों को अपदस्थ किया है, आप सब जानते हैं। तो आधुनिक पूंजी में, नई सदी की जो आधुनिक पूंजी है, इसने शिल्पकारों को और श्रमिकों को जिस तरह से अपदस्थ किया है, उसमें शिल्पकारों के बरक्स उनकी संवेदना को संचालित करने, उसको रेखांकित करने की जिम्मेदारी अगर कहीं बनती है तो शिल्पकों की बनती है। तो शिल्पकार बनाम शिल्पक, और शिल्पक जब मैं कह रहा हूँ तो कवि और कलाकार की बात कर रहा हूँ। इन दोनों कवियों ने शिल्पकारों की टूटती हुई आभा, टूटती हुई उम्मीद को अपने कविता में शिल्पक के रूप में, और कवि को शिल्पक भी कहा गया है, कवि को परिकल्पक भी कहा गया है, और कवि को वैकल्पिक संस्कृति का निर्माता भी कहा गया है। तो उन शिल्पकारों के दर्द को जिस तरह से इन कवियों ने शिल्पक के रूप में, कवि शिल्पक के रूप में दर्ज किया है, वह भी एक रेखांकित करने योग्य है। आज उसका असर नहीं दिखाई देगा। हम सबको आने वाले दशक में जब ये बड़े हो जाएंगे, जब इनके पास एक स्थायी नौकरी होगी, जब इनके पास थोड़ी बुनियादी सुविधाएं होगी, तब आप यकीन मानिए, जब इनकी लिखी हुई आज की कविताओं को 10 साल के बाद आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, तब पता चलेगा कि कैसे श्रमिक और शिल्पकारों की टूटती हुई उम्मीदों को इन शिल्पकों ने वैकल्पिक सांस्कृतिक समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, और जिस पर कि खास के गोलेंद्र के संदर्भ से, इनमें ये देखिए कि किस तरह के नायक आते हैं, इसका कुछ संकेत कमलेश जी ने किया है। जगरैत स्त्रियां, मूर्तिकारिन, मुसहरिन, कोहारिन, महुआरिन, ये हिंदी कविता के लिए एक विलक्षण देन है, जिसके बारे में कमलेश जी पहले ही बता चुके हैं। ये एडिशन है, और यही नवाचार है, यही नवता है, यही वो चीज़ है। और यह चीज़ बनारस में रह करके या दिल्ली में रह करके, यानी वे लोग जो गांव से कटे हुए हैं, वो मुसहरिन के दर्द को, गोरिन के दर्द को, या फिर मूर्तिकारिन के दर्द को, जगरैत स्त्रियों के दर्द को कोई समझ नहीं सकता। इस नाते उन शब्दों को यहाँ लाना असल में उसके पीछे की पूरी सांस्कृतिक निजता को प्रस्तुत करना है, और उस पूरी सामाजिक संरचना को बताना है। यह जीवन है जिससे कि बहुत सारा हिंदी जगत उस तरह से अछूता है। और इनकी गौरव की एक कविता है, थपकियाँ हैं। इसमें इन्होंने स्त्रियों द्वारा ये थपकियों को, जिस तरह से स्त्रियों के थपकियों को स्त्रियों द्वारा बुना गया आदिम संगीत कहा है। अब थपकियाँ जिसको मिली हैं वही जानता है उस आदिम संगीत का क्या महत्व है। उसमें जो संवेदना, उसमें प्रेम, उसमें स्नेह का जो तत्व है, उन थपकियों को आप यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस रूप में जिस तरह से नई सदी की कविता खुद को बचाने के संघर्ष से जूझती हुई कविता है, वह तत्व इन कवियों में भी मुझे दिखाई देता है। और इस रूप में कहिए कि गौरव और गोलेंद्र जैसे कवियों में संघर्ष का जो साहस है, वह असल में समाज को बुनियादी स्तर पर बचाने की कोशिश से ही जुड़ता है। गौरव की एक कविता है आजकल, उसकी एक पंक्ति है, मेरा चरित्र आजकल देश की सत्ता जैसा हो गया है जिसका मुझे अफसोस है। मेरा चरित्र आजकल देश की सत्ता जैसा हो गया है जिसका मुझे अफसोस है। इस अफसोस में जो पीड़ा है और जो प्रतिरोध है,
कवि अफसोस के माध्यम से भी पीड़ा दर्ज करता है और प्रतिरोध दर्ज करता है। इस रूप में मैं समझता हूँ कि ये दोनों कवि परिवेश को लेकर बहुत ही जागरूक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और आज के कवि पर यह आरोप है, नैसर्गिक कवि पर, कि वह सबसे अधिक बोलता है। कविता कम बोलती है, कवि अधिक बोलता है, ये आरोप है। आरोप लगाने वालों से मैं असहमत हूँ। जब कविता को लेकर के सत्ता चुप है, साहित्य को लेकर के पूरा परिसर उदासी और चुप्पी का शिकार है, तो कवि नहीं बोलेगा तो कविता बचेगी कैसे? इसलिए कविता को भी बोलने की जरूरत है और कवि को भी बोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर मुखरता नहीं रहेगी तो प्रखरता का संकट कवि के पास मौजूद रहेगा। मुझे खुशी है कि दोनों आज के सम्मानित कवि मुखर भी हैं और प्रखर भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों कवियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यह भी अनुरोध करता हूँ कि आज के दिन से आप पर नज़र है, हिंदी जगत की नज़र है। इसलिए अब आगे की यात्रा और भी कंटकाकीर्ण होगी, संघर्षपूर्ण होगी। निराश नहीं होना है, अपने अध्ययनशीलता के दायरे में आगे बढ़ना है। राह में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, उन पत्थरों को प्रणाम करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। पत्थरों से टकरा करके लहूलुहान मत होइएगा, क्योंकि पत्थर की नियति वहीं पर पड़े रहना है, लेकिन पानी का प्रवाह तो अपने गंतव्य तक पहुंचना है।